तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो लास्ट क्लास में हमारा वो जीन पियाजे का कोग्निटिव कोग्निटिव डेवलपमेंट चल रहा था। ठीक है, उसमें हमने ठीक है, ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, उसमें हमने अवस्थाओं की बात कर ली थी। ठीक है, और जीन पियाजे की जो बुक्स हैं उनकी बात की थी, और जो चारों अवस्थाएं हैं उनकी बात कर ली थी। अच्छा, अब कुछ टर्म भी दी थी जीन पियाजे ने, जिनमें एक तो जैसे स्कीमा है। ठीक है, और एक स्कीमा हो गई, एक अपनी जो स्कीम्स है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा एक आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एक हमारी जो अनुकूलन की प्रक्रिया है, जिसको इंग्लिश में एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चरण आते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया में। जैसे पहला है एसिमिलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में समावेशन। क्या बोलते हैं? फिर एसिमिलेशन के बाद जैसे आता है इक्विलिब्रियम। क्या आता है? इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं साम्य धारणी या संतुलनीकरण। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जैसे डिसइक्विलिब्रियम आता है। क्या था? सॉरी, न्यू सिचुएशन। क्या आता है? न्यू सिचुएशन। ठीक है, नई परिस्थिति। क्या बोलते हैं इसको? नई परिस्थिति। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है अपना जो डिसइक्विलिब्रियम है। असंतुलनीकरण या असाम्यधारण। या असाम्यधारण। इसके बाद आता है एकोमोडेशन। क्या आता है? इसको बोलते हैं समायोजन। तो ये चीजें पढ़ने के बाद हमारा जो जीन पियाजे है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा एक हम आज जेरोम एस ब्रूनर है ना, उनका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अच्छा, एक हम पढ़ेंगे जो लेव वाइगोत्स्की है। ठीक है, उनका जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम स्कीमा की। स्कीमा क्या होती है? स्कीमा होती है, इसको बोलते हैं पैकेट्स ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं? पैकेट्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान या सूचनाओं के सेट होते हैं ये। ठीक है, सेट या पैकेट। अच्छा, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे कि जो स्कीमा है ना, उसका संबंध होता है अपनी जो मेंटल स्ट्रक्चर होती है ना, मानसिक संरचना, उससे। किससे होता है? मानसिक संरचना से। अच्छा, जो क्या करती है स्कीमा? व्यक्ति के जो मस्तिष्क में जो सूचनाएं हैं उनको संगठित करना, उनकी व्याख्या करना। ठीक है, ये काम किसका होता है? स्कीमा का होता है। तो आप स्कीमा को लिख सकते कि स्कीमा का जो मतलब मानसिक संरचना से संबंध है, तो स्कीमा का संबंध है वो मानसिक संरचना से है। अच्छा, और ये क्या करती है?
ये जो व्यक्ति का मस्तिष्क है, ठीक है, तो स्कीमा है वो क्या करती है, व्यक्ति के मस्तिष्क मस्तिष्क में सूचनाओं, यानी हमने बात की थी पैकेट्स ऑफ नॉलेज की, ठीक है, तो सूचनाओं को क्या करती है, संगठित करती है, सूचनाओं को संगठित, ठीक है। अच्छा, और तथा व्याख्यायित, यानी व्याख्या, ठीक है, करने हेतु क्या होती है, ये अवेलेबल होती है, तो व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है, विद्यमान, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्कीमा है वो हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, उनकी क्या है, मूल इकाई होती है। तो आप लिख दो, स्कीमा है, स्कीमा हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की, हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की मूल इकाई है, मूल इकाई है, बेसिक यूनिट है ये, ठीक है। अच्छा, अगर हम शॉर्ट में पढ़ें तो वही है कि वातावरण से मतलब याद रखने के तरीका बता रहा हूँ कि वातावरण में है ना, जो भी सूचनाएं हैं या उन सूचनाओं का जो सेट है या पैकेट है, ठीक है, वो क्या है कि मतलब व्यक्ति है वो एलटीएम में, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी इसको बोलते हैं दीर्घकालिक स्मृति, क्या बोलते हैं, इसमें क्या करता है, संग्रहित रख पाता है, ठीक है, किसके माध्यम से, इस स्कीमा के माध्यम से, ठीक है। तो स्कीमा के कारण जो वातावरण से जो सूचनाओं के जो पैकेट्स होते हैं उनको लंबे समय तक याद रख पाने में किसकी भूमिका होती है, स्कीमा की, ठीक है। स्कीमा वैसे दो प्रकार की होती है, वैसे बता देता हूँ आपको, एक होती है सरल होती है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो आप सरल को लिख सकते हो सिंपल, ठीक है, सिंपल, और एक हो गई कॉम्प्लेक्स, बस यही बात है। तो स्कीमा में मेन याद रखना है कि ज्ञान या सूचनाओं का, ज्ञान या सूचनाओं का संगठित पैकेट या फिर सेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कीम्स की। स्कीम्स क्या होता है, स्कीम्स होता है पैकेट्स ऑफ बिहेवियर, क्या होता है, पैकेट्स ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का संगठित पैटर्न या व्यवहार के पैकेट, ठीक है, व्यवहार, व्यवहार के संगठित पैकेट, ठीक है, ये क्या होता है, स्कीम होता है, स्कीम्स होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मानव व्यवहार है, क्या है, मानव व्यवहार, तो व्यक्ति क्या करता है, ये जो व्यवहार है इनको मतलब सीख लेता है, ठीक है, सीख कर क्या है, मस्तिष्क में उन व्यवहारों को से क्या कर लेता है, मतलब एसोसिएशन हो जाता है इसका, एसोसिएशन यानी साचर्य, ठीक है, तो साचर्य स्थापित करता है, साचर्य स्थापित करता है, ठीक है। और भविष्य में, अब जैसे आपने किसी काम को किया, ठीक है, कोई कार्य किया, और वो आपका, आपने जिस मतलब तरीके का उपयोग किया, वो तरीका क्या रहा, आपका सक्सेस रहा, कामयाब रहा, ठीक है, और वो आपका जो काम है वो अच्छे से हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस तरीके को है ना, इस तरीके की संरचना को आप अपने मतलब एलटीएम में सेव कर लोगे, ठीक है। भविष्य में जब ऐसा कोई कार्य आएगा तो आप उसी तरीके को क्या करोगे, यूज करोगे, उसका उपयोग करोगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है संगठन की। संगठन क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, अच्छा, तो संगठन की बात करते हैं। संगठन क्या होता है, संगठन होता है हमारा जो वातावरण है ना, इससे हमें जो परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और जो हमारी कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है,
उसको हमें मतलब सही तरीके से हमारी जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो वातावरण से प्राप्त, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, वातावरण से प्राप्त जो प्रत्यक्षीकृत सूचनाएं, ठीक है, प्रत्यक्षीकृत सूचनाएं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रत्यक्षीकृत सूचनाएं और बौद्धिक सूचनाएं, बौद्धिक है, प्रत्यक्षीकृत सूचनाएं और बौद्धिक सूचनाओं को, यानी बौद्धिक सूचनाओं को बोलते हैं कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वातावरण से प्राप्त प्रत्यक्षीकृत सूचनाएं और बौद्धिक सूचनाओं को बौद्धिक संरचना में या सूचनाओं को सही तरीके से बौद्धिक संरचनाओं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो व्यवस्थित करने से है, इसका मतलब कि वातावरण से जो भी हम देख कर, यानी ऑब्जर्वेशन करके, परसेप्शन के माध्यम से जो सूचनाएं हैं या हमारे जो संज्ञान से संबंधित जो बौद्धिक सूचनाएं हैं, उनको सही तरीके से हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। किसमें, हमारा जो बौद्धिक संरचना है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है, जो हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अनुकूलन की प्रक्रिया है उसकी। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत में अनुकूलन, अनुकूलन को बोलते हैं एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। तो इसमें तीन शब्द मेन रहेंगे एडेप्टेशन में, एसिमुलेशन, इक्विलिब्रियम और एकोमोडेशन। ठीक है, और दो अन्य जो प्रक्रिया हैं, डिसइक्विलिब्रियम और न्यू सिचुएशन, उनको भी मैं समझाऊंगा। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो या तो एकोमोडेशन का आता है या एसिमुलेशन का। ठीक है, और इन ये जो पूरी प्रोसेस है इसको अपने एडेप्टेशन या अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, तो अनुकूलन क्या होता है, हम जानते हैं कि जो वातावरण है उसमें क्या करता है कि बालक अपने जो पूर्व ज्ञान है, ठीक है, और वातावरण में उसके जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनके बीच में क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि अनुकूलन वो प्रक्रिया है जिसमें जो बालक है, बालक ये क्या करता है, बालक अपने पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान, ठीक है, पूर्व ज्ञान, अच्छा, तो अब हम बात करते हैं अनुकूलन की। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है अनुकूलन, तो जैसे बालक है, ठीक है, बालक क्या है कि अपने जो पूर्व ज्ञान है और वातावरण के उसके जो अनुभव है, ठीक है, उनके बीच में क्या है, संतुलन स्थापित करता है। इसको क्या बोलते हैं, अनुकूलन है, यानी ढल जाता है वो, या तो खुद को ढाल लेता है या मतलब वातावरण के अनुसार या तो वातावरण के अनुसार खुद ढल जाता है या वातावरण को डालने की कोशिश करता है, पर वो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। तो आप लिख सकते हो कि बालक अपने पूर्व ज्ञान और वातावरण के अनुभवों वातावरण के अनुभवों के बीच क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। ठीक है,
ये क्या हो गया अपना अनुकूलन हो गया। तो आप कह सकते हो अनुकूलन वो प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने जो पूर्व ज्ञान है और वातावरण के अनुभवों के बीच क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अनुकूलन की जो प्रक्रिया है उसके चरण में वैसे बता चुका हूँ शुरू में, पर इसका पहला चरण है, पहला है समावेशन। क्या है? समावेश। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? आपको है ना ऑप्शन चेंज हो जाएगा हिंदी वाला एग्जाम में, पर इंग्लिश में यही मिलेगा आपको, एसिमिलेशन। ठीक है। तो एसिमिलेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बच्चा जब पहली बार ज्ञान प्राप्त करता है, क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो क्या करता है, उसकी स्कीमा बना लेते हैं, स्कीमा बना लेते हैं। ठीक है। और फिर दोबारा जब वो वही मतलब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा है, एक बच्चा उसने क्या देखा, सेब देखा। क्या देखा? सेब। ठीक है। उसको पता नहीं है कि वो सेब है। ठीक है। उसके माता पिता ने उसको बताया कि ये क्या है, सेब है। इस अब वो उसको देखेगा कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, या लाल रंग का है। ठीक है। अब जब बच्चा बाद में जैसे लाल टमाटर देखेगा, क्या देखेगा, लाल है टमाटर, तो वो उसको क्या बोलेगा, सेव बोलेगा। ठीक है। यानी नया ज्ञान आने पर ये क्या आया, नया उद्दीपक उसके सामने आया, तो उसने अपने जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर ही क्या बता दिया, उसको सेब बता दिया। ठीक है। इसका मतलब है सेब को सेब बताना, क्या, सेब को सेब बताना। ठीक है। या फिर टमाटर को सेब बताना, टमाटर को सेब बताना। यानी उद्दीपक बदल गया है, फिर भी वो अपने पूर्व ज्ञान को ही उस पर थोप रहा है। ठीक है। और या फिर घर वालों को उसने बताया कि ये सेब है, तो उसने सेब बोल दिया। ठीक है। हालांकि सेब को सेब बोलने में दो चीजें आएगी, एक समायोजन भी आता है, पर उसमें थोड़ा वो जो उसकी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो सेब को सेब बताना और टमाटर को सेब बताना, ये क्या होता है, समावेशन या एसिमिलेशन होता है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ अच्छे से। जैसे बच्चे ने कुत्ता देखा, सबसे पहले क्या देखा, कुत्ता। कुत्ते के उसने संरचना देखी कि उसके दो कान हैं, चार पैर हैं, चार क्या है, पैर हैं, और एक क्या है, पूंछ है। ये इसकी क्या बना ली इसने, स्कीमा बना ली। ठीक है। अब कुत्ते के बारे में उसको ज्ञान हो गया। ठीक है। अब क्या है कि बच्चा बाद में जैसे वो बिल्ली देखता है, क्या देखता है, बिल्ली, और बिल्ली को भी क्या बोलता है, कुत्ता बोलता है। बिल्ली को क्या बोलता है, कुत्ता। ठीक है। अब बिल्ली को उसने कुत्ता बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उसमें देखे कि उसके भी क्या है, दो कान है, चार पैर हैं, और क्या है, एक है पूंछ। ठीक है। तो एक बच्चे का पूर्व ज्ञान है कुत्ते के बारे में, और उसने बाद में बिल्ली देखी, बिल्ली को भी क्या बोल दिया उसने, कुत्ता बोल दिया। यानी पूर्व ज्ञान को उसने थोप दिया। ठीक है। उस पर कोई उसने मतलब उसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं चलाई, सिर्फ यही है कि उसका जो पूर्व ज्ञान था उसको ही क्या कर दिया, उसने थोप दिया। तो कुत्ते को, जैसे कुत्ते का पूर्व ज्ञान होने पर बिल्ली को भी कुत्ता बोलना क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया। ठीक है। जैसे दाढ़ी मूछ वाले, दाढ़ी मूछ वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को बच्चे द्वारा, या शिशु बोल सकते हो, ठीक है, या बालक बोल दो। ठीक है। बालक द्वारा पापा बोलना, पापा बोलना या दादा बोलना। ठीक है। यानी एक क्वेश्चन आया था जो लेवल 2 रीट में, रीट लेवल 2 में आया था एसएसटी के एग्जाम में। ठीक है। कि एक बच्चा है वो अपने पिता के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी पिता कहता है। क्या क्वेश्चन आया था, मैं वो बताता हूँ आपको, कि एक बच्चा अपने पिता के अलावा, अपने पिता के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी
पिता कहते हैं। क्या कहता है? पिता कहते हैं। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? ये एसिमिलेशन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एसिमिलेशन यानी समावेशन। तो उसने क्या किया कि उसके पिता की छवि या उससे संबंधित जो ज्ञान है वो उसकी स्कीमा में था। ठीक है, उसकी स्कीमा बनी हुई थी। और अन्य व्यक्तियों को भी उसने कुछ संकेत देखे होंगे, जैसे दाढ़ी या मूछ या हेयर स्टाइल या उनका ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, तो उसके आधार पर उसने भी उसको क्या बोल दिया? पिता बोल दिया। उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान पर थोप देना क्या हो गया? एसिमिलेशन हो गया। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हो गया आपका। एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे देखो जैसे आसमान में उड़ रहे, आसमान में उड़ रही हवाई जहाज, हवाई जहाज या पतंग को, पतंग को पक्षी बोलना। क्या बोलना? पक्षी बोल। इसकी हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है अनुकूलन की प्रक्रिया की, आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये वो कॉन्सेप्ट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन बहुत रहता है इनमें। ठीक है, तो आसमान में उड़ रही हवाई जहाज या पतंग को भी क्या बोलना? बड़ा पक्षी या पक्षी बोलना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्कीमा बनी हुई थी किसके बारे में? पक्षी के बारे में। ठीक है, स्कीमा क्या थी? पक्षी की थी। अच्छा, नया उद्दीपक क्या आया? या तो हवाई जहाज या क्या आया? पतंग। ठीक है, और उनको भी उसने क्या बोल दिया? पक्षी बोल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना एसिमिलेशन हो गया। ठीक है, अब आगे और अंत में है ना, हम जब सारे चरण पढ़ लेंगे फिर मैं आपको दो चार उदाहरण के माध्यम से पूरी पूरी जो प्रोसेस है उसको भी समझाऊंगा। अच्छा, अब देखो, अब नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। क्या है? साम्य धारण। साम्य धारण, या फिर इसको हिंदी में शब्द संतुलनीकरण भी आता है। क्या आता है? संतुलनीकरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? ये ऑप्शन में आता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, एडेप्टेशन आपको मिलेगा। ठीक है, मैं रीट 2022 का जो एग्जाम हुआ था, रीट 2022, वो शायद जो 23 में हुआ था, शायद 22 में हुआ था। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आया था जो लेवल 2 साइंस में थे ना, नहीं उसमें नहीं आया था, 21 वाले में आया था, सितंबर में जो हुआ था और जो रद्द हो गया था। ठीक है, रीट वाला फिर दोबारा रीट हुए थे। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, मेरे इसमें 29 क्वेश्चन सही हुए थे, 30 में से साइको के। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा अपने घर के अलावा बाह्य वातावरण में उपस्थित है, ऐसे कुछ करके आया था। ठीक है, तो उसका मतलब क्वेश्चन पढ़ते मेरे याद नहीं है वो अच्छे से, पर उसका मैंने जो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या आया? एसिमिलेशन। क्या आया? एसिमिलेशन। ठीक है, और बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स थे जो उसमें एडेप्टेशन यानी अनुकूलन करके आए। क्या करके आए? अनुकूलन। ठीक है, तो वो अनुकूलन नहीं होगा, उसमें क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। वो हम पढ़ चुके हैं। तो एसिमिलेशन का प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो आप उदाहरणों के माध्यम से इसमें डिफरेंस करना सीखो। अनुकूलन तो पूरी प्रक्रिया का भाग है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो अनुकूलन है वो मतलब जो पूरी प्रोसेस है अपने उसको संचालित करने वाला जो मेन कारक है वो है। ठीक है, जब बालक का जो पुराना ज्ञान है, ठीक है, क्या है? बालक का, आप लिख दो, बालक का पुराना ज्ञान, पुराना ज्ञान नई परिस्थिति, नई परिस्थिति को सफलतापूर्ण, सफलता पूर्वक लिख दो, सफलता पूर्वक समझा देता है, तो क्या होगा? तो यह है इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम
ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि बालक का जो पुराना ज्ञान है और जो नई सिचुएशन आती है उसको मतलब इजीली वो मतलब पुरानी चीज को जैसे दोहरा देता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया अपना अ, संतुलिनीकरण हो गया। ठीक है, तो जब बच्चा ये समझता है कि उसका जो पुराना ज्ञान है वो नई स्थिति पर बिल्कुल सही बैठता है, यानी उसको मानसिक शांति मिलती है। इससे क्या मिलती है? मानसिक शांति। तो यही मानसिक शांति क्या होती है? संतुलिनीकरण होती है। यानी देखो, नया ज्ञान है, नया ज्ञान पुरानी चीज पर थोपना क्या हो गया? एसिमिलेशन हो गया। यानी मैंने बताया आपको, पापा को पापा बोलना और पापा के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी पापा बोलना क्या हो गया? एसिमिलेशन हो गया। और जब वो पापा को पापा बोलता है या पापा के अलावा अन्य व्यक्तियों को पापा बोलता है, या फिर कुत्ते को वो बिल्ली बोलता है, तो कुत्ते और बिल्ली में जो उसने समानता देखी, ठीक है, समानता, जिसके कारण उसको क्या हुई? मानसिक शांति मिली। ठीक है, मतलब दो कान होते हैं, चार पैर, एक पूंछ, तो ये जो उसको मानसिक शांति मिलती है ना, ये क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब हम सबसे पहले एक उदाहरण लेके चलेंगे। ठीक है, वो जैसे इन दोनों प्रक्रियाओं को समझाएगा। ठीक है, अब जैसे बच्चे के मन में एक स्कीमा है कि हमने बात की आसमान वाली। ठीक है, तो आसमान में जो उड़ने वाले या उड़ने वाले पंखों वाले जीव होते हैं वो पक्षी होते हैं। ठीक है, मतलब आसमान में उड़ने वाले जो पंखों वाले जीव हैं वो क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। ये उसकी स्कीमा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखो पंखों वाले। ठीक है, पंखों वाले जीव हैं वो क्या है? पक्षी हैं। ये उसकी स्कीमा है। क्या है उसकी स्कीमा? ठीक है, पूर्व की ये स्कीमा है। अच्छा, अब वो रात में जैसे आसमान में एक चमगादड़ है, उसको उड़ते हुए देखता है। किसको देखता है? चमगादड़ को। ठीक है, चमगादड़ को उसने देखा, तो चमगादड़ उड़ते हुए देखता है, तो वो क्या है कि उसे जो अपने पुराने ज्ञान है उसमें शामिल कर लेता है। क्या कर लेता है? शामिल कर लेता है, यानी थोप देता है। तो उसको भी क्या बोलेगा? वो पक्षी बोलेगा। क्या बोलेगा? पक्षी। क्या चमगादड़ पक्षी है क्या? चमगादड़ पक्षी में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि उसमें और उसमें डिफरेंस है। अब पक्षी में चोंच होती है, उसके दांत होते हैं। ठीक है, और और भी अंतर है, वो स्तनधारी है चमगादड़, जबकि पक्षी क्या है? स्तनधारी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये तो बात हो गई है सिमुलेशन की, यानी हमारी जो पूर्व स्कीमा थी उस और उसके साथ क्या आ गया? आत्म सातीकरण आ गया, समावेशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, अब संतुलन या जो संतुलिनीकरण या इक्विलिब्रियम है, ये यहाँ पे कैसे फिट बैठेगा? जब तक कि जब तक किसी ने उसे मतलब टोका नहीं, उसके घर वालों ने या उसके भाई ने, ठीक है, कि ये है वो पक्षी नहीं है, ये क्या है? चमगादड़ है। जब तक उसको टोका नहीं, तो बच्चा है ना तब तक ये मानकर चलता है कि वो जो सोच रहा है ना वो क्या है? सही है, और उसका दिमाग क्या है? पूरी तरह संतुलित है। यही प्रक्रिया क्या होगी? इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, यानी दोबारा बोल रहा हूँ, देखो कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी की उसकी पूर्व स्कीमा है और उसने चमगादड़ को देखा। ठीक है, तो उसको भी उसने पक्षी बोल दिया। ठीक है, ये हो गया एसिमिलेशन। क्या हो गया? एसिमिलेशन। अच्छा, और जब तक उसको किसी ने टोका नहीं, तब तक बच्चा ये मानकर चलता है कि मैं एकदम सही हूँ, और ये जो उसकी मानसिक शांति है, ठीक है, ये क्या है? मतलब उसके दिमाग को पूरी तरह संतुलित या सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, जब तक उसको कोई टोकता नहीं है। तो ये हो गया अपना संतुलिनीकरण या इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नई सिचुएशन। क्या है? नई परिस्थिति। नई परिस्थिति यानी न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन मैं सभी उदाहरणों से आपको बताऊंगा। अब देखो, पहले हम कुत्ते वाले उदाहरण की बात करते हैं। हमने बात की थी कि बच्चे की स्कीमा थी कुत्ते की, और उसने क्या देखी? बिल्ली। क्या देखी? बाद में बिल्ली देखी, और बिल्ली को क्या बोल दिया? कुत्ता बोल दिया। तो ये क्या हो गया? एसिमिलेशन हो गया। क्या हो गया? एसिमिलेशन। ठीक है, अच्छा, अब बिल्ली को कुत्ते बोलने में उसका जो उसकी जो मानसिक शांति थी, ठीक है, या वो
यानी यहाँ पे उसका जो दिमाग है, दिमाग वो पूरा क्या था, संतुलित था। ठीक है, संतुलित था। इसको क्या बोल दिया, इस संतुलन को इक्विलिब्रियम। क्या बोला, इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा आगे। अब जैसे बच्चे ने ये देखा कि कुत्ता है, कुत्ता वो तो क्या करता है, भौं भौं करता है। क्या करता है, भौं भौं करता है। और जो बिल्ली है, बिल्ली क्या है, वो म्याऊं म्याऊं करती है। क्या करती है, म्याऊं म्याऊं। तो क्या होगा, तो उसमें मतलब ये नई सिचुएशन आ गई। कुत्ता भौं भौं करता है और बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं। ये क्या है, अपनी न्यू सिचुएशन है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इससे क्या होगा, ये जो नई सिचुएशन है, इससे उसमें असंतुलन होगा। क्या होगा, असंतुलन। असंतुलन बने, असंतुलन पैदा होगा। असंतुलन मतलब कुत्ता भौं भौं करता है और बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं। तो असंतुलन हो गया। तो वो क्या करेगा, अपनी ये जो असंतुलन है, यही क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है। क्या है, अगली जो चरण आएगा हमारा वो है। ठीक है, डिस इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, फिर जब ये दोनों को अलग अलग मतलब स्कीमा बना लेगा, ठीक है, कि कुत्ता है वो तो भौं भौं करता है, यानी जो भौं भौं करता है वो क्या होगा, कुत्ता होगा, और जो म्याऊं म्याऊं करती है वो क्या होगी, बिल्ली। इसको बोलते हैं, इस मतलब अलग 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 स्कीमा बन जाएगी ना, अलग अलग स्कीमा। ये क्या होगी, एकोमोडेशन या समायोजन होगी। समझ गए। अब मैं आपको पहले इनकी परिभाषा लिखा देता हूँ, जो नई परिस्थिति है और सारी जो है। फिर लास्ट में हमें कुछ उदाहरण लेके चलेंगे जो पूरी प्रक्रियाओं को समझा सकेंगे। ठीक है। तो नई परिस्थिति में जैसे आप लिख सकते हो कि वातावरण में एक ऐसी नई स्थिति या अनुभव सामने आता है जो क्या पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाता। ठीक है, तो आप लिख दो वातावरण में एक ऐसी नई स्थिति या अनुभव अनुभव सामने आता है, सामने आता है जो पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाता, मेल नहीं खाता। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना न्यू सिचुएशन हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट परिभाषा बता देता हूँ, फिर हम ऐसे टुकड़ों में पढ़ेंगे ना तो वो नहीं होगा, पर एक उदाहरण को पूरी प्रक्रिया में लेकर चलेंगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट अपनी क्या थी, डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलनीकरण। क्या थी, ठीक है, असंतुलनीकरण। इसकी क्या परिभाषा होगी, तो इसमें लिखो कि जब बच्चा देखता है कि उसका पुराना ज्ञान काम नहीं कर रहा, तो उसके मन में उलझन, या इसको बोलते हैं कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक द्वंद्व, यानी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वो क्या होता है, पैदा होता है, पैदा होता है। तो असंतुलनीकरण क्या होता है कि जब बच्चा ये देखता है कि उसका जो पुराना ज्ञान है वो काम नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसके मन में एक उलझन या फिर जो संज्ञानात्मक द्वंद्व है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या है, पैदा हो जाता है। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं समायोजन की। फिर आपको मैं उदाहरण समझाऊंगा, कौन सा एसिमिलेशन है, कौन सी न्यू सिचुएशन है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, कौन सा एकोमोडेशन है। ठीक है, कौन सा डिसइक्विलिब्रियम। तो हमारी पांचवी होगी समायोजन। क्या हो गया, अब यहाँ पे बहुत सारे नाम आते हैं, समायोजन आ जाता है, समविष्टीकरण भी आ जाता है। ठीक है,
इंग्लिश में एक ही शब्द आता है, एकोमोडेशन। क्या आता है? आपको याद करने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी इंग्लिश वाले शब्द, पर चाहे आप रट्टा लगा लेना इंग्लिश वाले शब्दों का, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और इसका फायदा बहुत मिलेगा आपको, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है? इसमें होता है कि बच्चा है वो अपने जो पुराने स्कीमा में है वो क्या करता है, संशोधन करता है। तो आप लिखो, बच्चा अपनी पुरानी स्कीमा पुरानी स्कीमा में क्या करता है, संशोधन करता है, संशोधन करता है। या आप बोल सकते हो, या अ, नया मतलब स्कीमा बना लेता है, ठीक है। तो नया स्कीमा बनाकर नया संतुलन क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। ये हो गया अपना एकोमोडेशन। यानी बच्चा है वो क्या करेगा, संशोधन करेगा अपनी जो पुरानी स्कीमा है और जो नया उद्दीपक आया था उसकी स्कीमा है उसमें, और फिर एक नई स्कीमा बना लेगा और संतुलन स्थापित करेगा। यही क्या है, एकोमोडेशन है, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके उदाहरण। तो अब अपना जो उदाहरण है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, जैसे बच्चे की पक्षी की एक स्कीमा बनी हुई है। किसकी? पक्षी की। क्या बनी हुई है, स्कीमा। तो ये क्या है, उसका पूर्व ज्ञान है। क्या है, पूर्व ज्ञान, ठीक है। अच्छा, अब पक्षी को वो पक्षी बोलता है, ये भी क्या हो गया अपना, एसिमिलेशन हो गया, ठीक है, समावेशन। अच्छा, फिर जैसे नया उद्दीपक आया। नया उद्दीपक क्या आया, चमगादड़ आया। क्या आया, चमगादड़, ठीक है। तो उसने चमगादड़ को क्या बोला, पक्षी बोला। ये भी क्या है, एसिमिलेशन। समझ गए? अच्छा, और जब तक उसको कोई टोकता नहीं है, ठीक है, और वो चमगादड़ को क्या बोलता है, पक्षी। यानी उसका जो दिमाग में संतुष्टि या संतुलन, दिमाग में जो संतुष्टि रहती है जब तक कोई टोकता नहीं है, वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, अब जैसे नई सिचुएशन आई। नई सिचुएशन क्या आई कि बच्चा एक तो जो चमगादड़ है उसको उल्टा लटकता हुआ देखता है, उल्टा लटका हुआ, उल्टा लटका हुआ। और क्या देखता है कि चमगादड़ में क्या होते हैं, दांत होते हैं, चोंच नहीं होती, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, चमगादड़ की। चमगादड़ की, तो चमगादड़ को एक तो उल्टा लटका हुआ देखता है, और एक क्या देखता है, उसके दांत देख, ठीक है। अच्छा, और वो एक चीज और ध्यान से देखता है कि उसके शरीर पर क्या है, पंख नहीं है, ठीक है। वो मतलब पक्षियों जैसे पंख नहीं है, ठीक है। और इसके कान भी हैं। क्या है, कान, ठीक है। तो मतलब उसको देखकर उसमें क्या होता है, असंतुलन स्थापित होता है। इसको बोलते हैं क्या, यानी ये जो उसने उल्टा लटका हुआ देखा और ये चीज है, ये क्या होगी, न्यू सिचुएशन होगी। क्या होगी, न्यू सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके कारण जो असंतुलन होगा, क्या होगा, असंतुलन, वो क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, अब वो पक्षी की अलग स्कीमा है, पक्षी की अलग स्कीमा, और चमगादड़ की अलग स्कीमा बना लेता है। चमगादड़ क्या होता है और पक्षी क्या होता है, ये क्या, चमगादड़ की अलग स्कीमा, ठीक है, अलग स्कीमा। और ये जो संतुलन स्थापित करता है ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन या समावेश, समायोजन, ठीक है, एकोमोडेशन या समावेश। तो एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम और एकोमोडेशन, ठीक है। ये अपनी प्रक्रिया रहेगी। अब एक दो उदाहरण और देता हूं मैं आपको। एसिमिलेशन,
इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम और एकोमोडेशन। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक तो टच स्क्रीन टीवी है, क्या है, टच स्क्रीन टीवी, और एक नॉन टच स्क्रीन है यानी गैर टच स्क्रीन टीवी। ठीक है, इसका उदाहरण लेते हैं। अच्छा, तो अब जो मतलब पूर्व स्कीमा है उसकी, ठीक है, हमें सिमुलेशन की बात करते हैं। तो जैसे 2 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, या आप टीवी की जगह फ़ोन या टैबलेट ले लो, ठीक है, फ़ोन और टैबलेट ले लो, ये सही रहेगा। यानी एक टच स्क्रीन है, एक गैर टच स्क्रीन है ये, ठीक है, टच स्क्रीन नहीं है वो। अच्छा, तो अब 2 साल का बच्चा है, वो केवल जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट है उसका जैसे इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो उसकी स्कीम में है कि स्क्रीन पर उंगली छूने से या फिर स्वाइप करने से चीज़ें क्या है, चलती है या फिर क्या है, बदलती है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो मेन शब्द आएंगे वो क्या आएंगे, एक तो स्वाइप करने से या फिर छूने से। ठीक है, क्या होगा, मतलब बदलाव होगा उसमें, क्या होगा, स्क्रीन में बदलाव होगा। ठीक है, ये उसकी पूर्व स्कीमा है, क्या है, पूर्व स्कीमा। अच्छा, तो 2 साल का बच्चा है, वो जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट का इस्तेमाल करता है, तो वो क्या करेगा, स्क्रीन पर छूने से या स्वाइप करने से चीज़ें क्या है, बदलती है या चलती हैं, ये उसकी पूर्व स्कीमा हो गई। अब जब भी वो जैसे फ़ोन या टैबलेट को छूता है, ठीक है, और मतलब उसको चलाता है, तो बच्चा मतलब अपने ज्ञान से पूरी तरह संतुष्ट है कि यदि इसको टच करेंगे तो क्या है, ये चलेगा। तो अब जैसे एक उसने आप ये ले लो, ये तो टीवी, और ये ले लो फ़ोन, स्मार्टफ़ोन। ठीक है, अब थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो बच्चे का फ़ोन चलाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसकी पूर्व स्कीम है कि फ़ोन को स्वाइप करने से या छूने से क्या है, उसमें नई चीज़ें आती है या वो उसकी डिस्प्ले है उसमें बदलाव होता है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे ने जैसे टीवी देखा, तो वो टीवी को भी छूने की कोशिश करता है, पर टीवी के टच स्क्रीन नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसको मतलब उसने क्या किया, पूर्व ज्ञान जो उसकी पूर्व स्कीमा थी, ठीक है, उसको थोप दिया किस पर, फ़ोन वाली को टीवी पर थोप दिया। तो ये क्या हो गया, अपना एसिमुलेशन हो गया। क्या हो गया, एसिमुलेशन। अच्छा, जब तक उसको किसी ने टोका नहीं, तब तक उसने उसको सही माना। ठीक है, और मतलब उसके मस्तिष्क में या संज्ञान में क्या है, दिमाग में संतुष्टि रही कि ये चीज़ें ऐसी ही होती है। ठीक है, ये भी टच स्क्रीन है तो ये भी टच स्क्रीन है। तो वो जो संतुष्टि है वो क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब न्यू सिचुएशन क्या आएगी, जैसे बच्चा टीवी को छूता है, ठीक है, तो टीवी को छुएगा या उस पर स्वाइप करेगा तो वो क्या है, उस पर कोई मतलब बदलाव नहीं होगा डिस्प्ले में। ठीक है, तो बच्चे को यहाँ पर मतलब नई सिचुएशन आ गई कि टीवी की स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन छूने से नहीं बदलती, छूने से नहीं बदलती। ये क्या गया, ये उसकी न्यू सिचुएशन आ गई। अब न्यू सिचुएशन आ गई तो यहाँ पे कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, संज्ञानात्मक द्वंद्व है। तो फिर ये क्या होगा कि जो फोन है और टीवी है, इनमें क्या होगा, जो पूर्व स्कीम है उसमें क्या होगा, असंतुलन होगा। क्या होगा, असंतुलन। ठीक है, कि जो फ़ोन है उसकी स्क्रीन तो स्वाइप करने से बदलती है, पर टीवी की स्क्रीन है वो स्वाइप करने से नहीं बदलती, क्योंकि टीवी टच स्क्रीन नहीं है। ठीक है, तो ये जो असंतुलन है ये क्या कहलाता है, डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, और फिर बच्चा है ना, फ़ोन की अलग स्कीमा, ठीक है, अलग स्कीमा बना ली, और टीवी की अलग स्कीमा बना ली। ठीक है, ये तो जैसे फ़ोन की स्कीमा होगी और ये टीवी की स्कीमा होगी। ये क्या हो गया अपना, एकोमोडेशन या असंतुलन। यानी बच्चा ये बोलना शुरू कर देगा या ये समझ जाएगा, उसकी स्कीमा बन जाएगी कि फ़ोन है वो तो स्वाइप करने से या छूने से उसकी जो डिस्प्ले है वो बदलती है और टीवी की नहीं बदलती। ये क्या हो गया, एकोमोडेशन या समायोजन हो गया। ठीक है।
चलो एक उदाहरण और देता हूँ, ये थोड़ा आपको मतलब 2-3 उदाहरणों की बात कर लेते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी होगी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जैसे एक बात और करते हैं, जैसे एक तो बॉल होती है, गेंद, ठीक है, और एक जैसे अ, लोहा, ठीक है, आयरन, लोहा ले लें। अच्छा, इनकी बात करते हैं मतलब तैरने की, क्या करते हैं, तैरने की, ठीक है। ये पानी में गेंद तैरती है, लोहा मतलब ठीक है, वो जहाज वाला वो जो भी सिस्टम है। तो हम जैसे बात करते हैं कि उसकी पूर्व स्कीम है कि बच्चे ने जो प्लास्टिक की गेंद है या बॉल है और एक जो लकड़ी का गुटका है उसको पानी में डाला, ठीक है। तो वो दोनों क्या है, लकड़ी का गुटका, लकड़ी का गुटका, ठीक है। अच्छा, तो लकड़ी का गुटका और गेंद है प्लास्टिक की, वो तो क्या पानी में तैरने लग गई, ठीक है। ये उसकी पूर्व स्कीम है, ठीक है। तो उसका स्कीमा बना कि हल्की और जो गोल या सख्त चीजें होती है वो पानी में मतलब तैरती हैं। तो ये क्या हो गया, एसिमुलेशन हो गया। क्या हो गया, एसिमुलेशन, ठीक है। उसने जैसे पानी में एक छोटी रबड़ की बतख डाली, रबर की बनी हुई, तो वो भी तैरने लग गई, ठीक है। बॉल डाली, वो भी तैरने लग गई, लकड़ी का गुटका डाला, वो भी। तो ये उसकी स्कीमा बन गई क्या, कि जो गोल है या फिर हल्की चीजें हैं वो डालने से क्या है, तैरती है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अपना एसिमुलेशन। अब आता है इक्विलिब्रियम, कि बच्चे को लगता है मतलब उसने जैसे, आप ये मान के चलो कि एक लोहे की नाव देखी, ठीक है, जो भारी थी, ठीक है। तो उसने ये बोल दिया कि जो सख्त चीजें होती है या लोहा है वो भी क्या है, पानी में तैर सकता है। अगर ये बात भी वो थोपता है ना अपने पूर्व स्कीमा के आधार पर, तो वो भी क्या होगा, एसिमुलेशन। अच्छा, अब बच्चे को लगता है कि उसकी समझ है वो हर वस्तु पर लागू हो चुकी है, ठीक है, और वो क्या है, मानसिक रूप से संतुलित है। तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। अब मतलब बच्चे के नई सिचुएशन पैदा होगी, एक नई परिस्थिति आएगी, तो बच्चा को वो जैसे पानी की बाल्टी में है ना, एक छोटी लोहे की कील डालता है, वो क्या डालता है, अ, नाव की जगह कील ही कर लो, ठीक है। जैसे उसने क्या डाली, कील डाली, इसमें पानी में, ठीक है। तो वो डूब गई, क्या हो गई, डूब गई, वो तैरी नहीं, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या है, न्यू सिचुएशन है। और डूबने से जो असंतुलन स्थापित हुआ ना, कि प्लास्टिक की चीजें हैं वो तो डूब गई थी, पर ये लोहे की क्यों नहीं डूबी, इससे उसके जो मतलब संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा होगा उसके दिमाग में। तो ये क्या कहलाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। और फिर ये जब अंत में एक नई स्कीमा बना लेगा और ये बोलेगा कि जो प्लास्टिक की चीजें हैं, प्लास्टिक की वो तो क्या है, तैरती हैं, और कील है लोहे की, वो क्या है, डूबती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो अलग अलग स्कीमा हो गई, ठीक है, और इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। अच्छा, तो अब हम बात कर चुके हैं जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, ये अपना पूरा हो गया है, ठीक है। तो इसमें से पक्का मतलब क्वेश्चन बनता है, एक जो हम बात करेंगे आगे अधिगम में, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, एल्बर्ट बांडुरा का आता है, ठीक है। उसमें एक तो उसकी प्रक्रिया के 4 चरण है, ठीक है। अ, उनमें से प्रश्न आता है, और एक जो उनका वाई कैरियस लर्निंग है उससे क्वेश्चन आता है। पिछली बार अभी रीट लेवल 1 में वाई कैरियस का क्वेश्चन आया था, उसकी डेफिनेशन दी थी और पूछा था कि उसको स्थानापन्न अधिगम बोलते हैं, ठीक है। वो हम बात करेंगे जब हमारा अधिगम वाली यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जेरोम एस ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, ठीक है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, तो जेरोम एस ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत,
कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसकी है? पहले तो हमने बात किया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका? पियाजे का। अब बात कर रहे हैं किसकी? जेरोमस ब्रूनर की। ठीक है, तो ब्रूनर यूएसए से थे, ठीक है, अमेरिका से, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और इन्होंने मतलब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने तीन इसके वो मतलब माध्यम बताए एक प्रकार से, ठीक है, अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें जैसे एक तो आ गया अपना जो इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव, एक आइकोनिक, आइकोनिक एक सिंबॉलिक, सिंबॉलिक। तो इसमें से लगभग ये एक पहला ऊपर का क्वेश्चन तो यही बनाते हैं कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित कौन सा तत्व नहीं है, तो तीन ये दे देंगे, एक अलग दे देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश वाले नाम आपको याद रखने हैं, ऐसे के ऐसे ही आते हैं अगर क्वेश्चन बनता है तो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनकी कुछ बुक है ब्रूनर की, ठीक है, उन बुकों के हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो है जैसे पहले आती है इनकी स्टडी ऑफ थिंकिंग, स्टडी ऑफ थिंकिंग, ठीक है, ये आई थी 1956 में। अच्छा, फिर 2 नंबर पर आती है इनकी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, क्या आती है? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये है 1960 की। अच्छा, 3 नंबर पे आती है इनकी एक बुक है टुवर्ड्स ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, ये है लगभग इसके 6 साल बाद यानी 1966 की। अच्छा, 4 नंबर पे इनकी एक बुक आती है द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये 1973 की है, द और रेलेवेंस, ठीक है, द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, ये 1973, ठीक है। और एक और आती है इनकी कल्चर से, द कल्चर ऑफ एजुकेशन, क्या आती है? द कल्चर ऑफ एजुकेशन, ये लगभग 1996 की है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई इनकी बुक। अब क्या है कि जो संज्ञानात्मक विकास की विशिष्ट अवस्थाएं हैं, ठीक है, उनके स्थान पर उन्होंने ज्ञान को प्रदर्शित किया, ठीक है, और उसके 3 माध्यम बताए, ठीक है। उनमें पहला तो है अपना क्रियात्मक, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक की जगह मतलब और भी शब्द आ सकते हैं, ठीक है। इनएक्टिव, क्या बोलते हैं? इनएक्टिव, ठीक है, आपको मैं शॉर्ट में ही खत्म कर दूंगा इसको। अच्छा, दूसरा है आइकोनिक, आइकोनिक यानी प्रतिमा वाला है, प्रतिमात्मक, प्रतिमात्मक, यहाँ पे सीधा ही क्वेश्चन बनता है। और तीसरा हो गया सिंबॉलिक यानी संकेतात्मक, क्या बोलते हैं? संकेतात्मक यानी सिंबॉलिक। अच्छा, ये क्या होता है उसकी बात है। तो क्रियात्मक है ना, ये मतलब जो बालक है या बच्चे हैं उनको जैसे ज्ञान को जो प्रकट करते हैं वो, ठीक है, उनको जो अपने वो जो अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं, तो अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए जो सबसे पहला माध्यम होता है ना जो विकसित होता है उनमें, वो कौन सा होता है? इनएक्टिव, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो सूचनाएं होती है, क्या होती है? सूचनाएं, उनका एक तो एनकोडिंग यानी कूट संकेतन या संकेतन लिख सकते हो, संकेतन, एनकोडिंग, क्या है? एनकोडिंग, ठीक है। और एक उनके भंडारण यानी स्टोरेज, भंडारण यानी स्टोरेज, ठीक है। उनको कहाँ किया जाता है? स्मृति में यानी मेमोरी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो क्रिया आधारित सूचनाओं को है वो क्या किया जाता है? कूट संकेतन या एनकोडिंग किया जाता है, और उनका भंडारण है वो स्मृति में किया जाता है, ठीक है। और ये एक तरीका है जिसमें क्या है कि बालक अपनी जो अनुभूतियों को है वो मतलब क्रियाओं के माध्यम से, आप देख सकते हो, अनुभूतियों को क्रियाओं के माध्यम से क्या करता है? व्यक्त करता है, अनुभूतियों को क्रियाओं, एक्शंस के माध्यम से,
क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एज बताना भूल गया मैं आपको। एज होती है लगभग जन्म से 18 माह के आसपास होती है। ठीक है, तो आप लिख लो जन्म से 18 माह। ठीक है। अच्छा, इसकी होती है 18 माह से जो या 12 से 18 यानी 1.5 साल से लगभग 6 साल के आसपास होती है। ठीक है, तो 18 माह से 6 वर्ष। ठीक है, और ये जो इसको लिख दो 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। ठीक है, सिंबॉलिक। अच्छा, तो इसमें जो मेन आता है ना, जो क्रियाएं होती है मतलब उसकी मोटर स्किल्स यानी उसके जो गति के शरीर की गतियों से होने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इसमें जो मांसपेशीय समर्थी है उसका मेन शब्द यूज होता है, मांसपेशियां, मांसपेशीय समर्थी। ठीक है, मसल्स मेमोरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मसल मेमोरी नहीं बोलते क्या? हम यू से मसल मेमोरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मसल मेमोरी, मांसपेशीय स्मृति। तो इसमें क्या होता है कि यह तरीका है वो मतलब इसके दौरान जो मांसपेशीय स्मृति है वो पाई जाती है। आप ये कह सकते हो कि क्योंकि शरीर की गतियों से इसमें जो मतलब क्रियाओं के माध्यम से अनुभूतियों होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट अपनी है आइकॉनिक वाली। आइकॉनिक में कुछ नहीं है, मतलब एक तो जो दृश्य प्रतिमा यानी विजुअल दृश्य प्रतिमाएं। ठीक है, दृश्य प्रतिमाएं हैं उनको बनाकर है वो मतलब प्रदर्शित करेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस तरीके में जो बालक है वो अपने मस्तिष्क में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर और अपनी क्या करते हैं, अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं, अनुभूतियों को व्यक्त। अच्छा, तो इसमें अनुभूतियों को व्यक्त, अनुभूतियों को व्यक्त अब ये शॉर्ट में याद रखना। इनएक्टिव में तो क्रियाओं के माध्यम से, किसमें? क्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, और इसमें दृश्य प्रतिमाओं के माध्यम से, दृश्य प्रतिमाओं के माध्यम से। ठीक है, हो गया। अच्छा, संकेतात्मक में इसमें क्या होगा कि जो संकेत या इमेज है, ठीक है, संकेत के साथ क्या आ जाएंगे, इसमें इमेज आ जाएंगे, इसके माध्यम से क्या करेगा, अनुभूतियों को व्यक्त। तो इसमें लिख दो संकेत प्लस प्रतिमा। ठीक है, ये शॉर्ट में अपना हो गया। तो पहले में आ गई जो क्रियाओं के माध्यम से अनुभूतियों को व्यक्त करेगा, दूसरे में दृश्य प्रतिमाएं बनाकर करेगा, और तीसरे में जो संकेत और प्रतिमा है, तो आप जैसे सिंबॉलिक में लिख सकते हो कि बालक का जो भाषा के व्यवहार है मतलब है, तो भाषा के व्यवहार द्वारा भी मतलब जो हमने प्याजे में पढ़ा था ना संज्ञानात्मक विकास, उसको मतलब एक कर्मिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। कौन है? ब्रूनर। और ये मतलब बालकों में जो थिंकिंग होती है उसमें जो संकेत है, ठीक है, तो बालकों में संकेत और जो प्रतिमा है वो क्या है, उनको महत्वपूर्ण मानते हैं। और पियाजे की तुलना है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से होती है। वो सिर्फ मतलब उसमें मेन है वो भाषा ही महत्वपूर्ण है, या ठीक है, तो ये पियाजे में भी है और किसमें है, ब्रूनर में, भाषा महत्वपूर्ण है मेन। ठीक है, तो ये हो गई बात अपने ब्रूनर की। तो ब्रूनर की हमने बात की कि ये अमेरिकी थे और इनकी बुक का नाम आ गया, ठीक है, स्टडी ऑफ थिंकिंग आ गया, फिर प्रोसेस ऑफ अपनी जो एजुकेशन है वो आ गया, द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन आ गया, एक द कल्चर ऑफ एजुकेशन आ गया, एक वो आ गया टुवर्ड्स ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने इसके मतलब ज्ञान के इन्होंने 3 माध्यम बताए ब्रूनर ने, उनकी बात की। तो इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव में क्रियाओं के माध्यम से अनुभूतियों को व्यक्त करता है, और आइकॉनिक में दृश्य प्रतिमाओं के माध्यम से, और सिंबॉलिक में संकेत और प्रतिमा के माध्यम से। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो लेव वाइगोत्स्की का दिया हुआ है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसकी बात करते हैं, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष में भी है।
अच्छा, उदाहरण दूँ क्या आपको पहले, जो ब्रूनर का सिद्धांत है, ठीक है? जैसे हम बात करते हैं, जैसे साइकिल चलाना है, क्या है? साइकिल है चलाना, ठीक है? तो साइकिल चलाने में क्या होगी? फिजिकल एक्टिविटी है, क्या है? फिजिकल एक्टिविटी यानी एक प्रकार से शारीरिक क्रिया। तो बच्चा जैसे साइकिल चलाना है या तैरना है, ठीक है? साइकिल चलाना हो गया, तैरना हो गया, ठीक है? तो ये मतलब जो चीज़ें हैं वो सीखता है। तो ये जो मांसपेशियों की गति होती है, ठीक है? क्या होती है? मांस पेशियों की गति, मांसपेशियों की गति, ठीक है? तो मसल मेमोरी है, उससे क्या करता है? सीखता है। किसको? जैसे तैरना हो गया, साइकिल चलाना हो गया या अन्य चीज़ें होगी, ठीक है? जो मतलब जैसे खिलौना बजाना हो गया, ठीक है? या फिर जोड़ बाकी सीखना हो गया, ठीक है? तो इसमें क्या है कि मतलब बच्चा अलग-अलग चीज़ों को सीखता है, जैसे झुनझुना बजाना, मतलब एक छोटा झुनझुना है या जो बच्चा है वो झुनझुने को क्या है? हिलाता है, ठीक है? तो उससे आवाज़ आती है, तो वो समझता है कि हिलाने से क्या आती है? आवाज़ आती है। जैसे मैंने एक बताया था आपको, बच्चा बर्तन के अंदर बैठकर उसको बजाता है, फिर उससे आवाज़ आती है, तो वो उसको सुनता है, ठीक है? तो ऐसे ही जैसे मतलब जैसे गणित हो गए, गणित में जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो इन्हें जैसे बच्चा सीखेगा तो कैसे सीखेगा? जैसे या तो कंकड़ और पत्थर हो गए छोटे-छोटे, या कोई गोलियाँ हो गई, या उँगलियों का इस्तेमाल करेगा ऐसे, ठीक है? तो इनके माध्यम से वो जोड़ना, घटाना और वो चीज़ें सीखता है, ठीक है? तो ये किसमें आ गई? इनएक्टिव में आ गई। किसमें? इनएक्टिव में। अब हम बात करते हैं जैसे आइकॉनिक की। आइकॉनिक के उदाहरण देखते हैं, ठीक है? तो ये लगभग मतलब 1.5 साल से 6 साल या 2 से 7 भी आ जाता है कई बार। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं कि किताबों के चित्र हो गए, ठीक है? क्या हो गए? किताबों के चित्र। अच्छा, उसके अलावा कोई नक्शा हो गया, ठीक है? नक्शा, या आप आरेख भी बोल सकते हो, आरेख हो गया, या कोई जैसे गणित का चित्र हो गया, या विज्ञान का चित्र, जो भी है, ठीक है? तो ये जो जैसे बच्चे ने किताबों के चित्र देखे, तो बच्चा ए फॉर एप्पल है, ठीक है? अ, जो क्या बोलते हैं उसको, चार्ट, चार्ट में जैसे वो बोलता है ए फॉर एप्पल, और साथ में क्या देखा उसने? चित्र देखा, तो एसोसिएशन हो जाएगा उसका, ठीक है? तो ये मसल मेमोरी है। छोटे बच्चे होते हैं वो बोल बोल कर एक्टिविटी द्वारा सीखते हैं, ठीक है? तो ए फॉर एप्पल पढ़ते समय है ना, वो सेब के चित्र को देखकर समझता है कि ए अक्षर से ज्यादा उसके दिमाग में जो लाल रंग का चित्र बनता है ना, वो मेन होता है। तो वो किससे संबंधित रहता है? अपने आइकॉनिक से होता है। अब जैसे कोई नक्शा या आरेख की बात की हमने, ठीक है? तो बच्चा स्कूल का रास्ता है, वो किसी जैसे कोई लिखित निर्देश की जगह क्या है कि वो अपने मन में बने या जो मन में बने रास्ते हैं उनके दृश्य है, या फिर कोई लैंडमार्क है, कोई दुकान हो गई, ठीक है? या कोई अन्य कोई भी मतलब संकेत नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है? पर उनको देखकर उनके चित्र याद रखता है, या कोई पेड़ हो गया रास्ते में, ठीक है? तो इस पेड़ से आगे जाने पर घर आता है या स्कूल आता है, तो वो चीज़ें आ गई। अच्छा, इसमें जैसे 2+3 है, इसको समझाने के लिए बच्चा जैसे क्या करेगा? जैसे 2 कोई वस्तु ले लेगा, जैसे 2 सेब ले लिया, फिर 3 सेब ले लेगा। क्या ले लेगा? 3 सेब। या फिर उनके जो चित्र देख लेगा, ठीक है? और उन चित्रों के आधार पर ही क्या है वो सीख जाएगा, ठीक है? तो चित्र मेन आते हैं आइकॉनिक में। अच्छा, फिर बात करते हैं हमें सिंबॉलिक के उदाहरण की। किसके? सिंबॉलिक। अच्छा, सिंबॉलिक में जैसे एक भाषा का प्रयोग आ गया, क्या गया? भाषा का प्रयोग आ गया, ठीक है? भाषा का प्रयोग जैसे बच्चा है वो जैसे न्याय, सहानुभूति, ईमानदारी, या डेमोक्रेसी, ये जैसे जो अमूर्त शब्दों के अर्थ है वो बिना कोई चित्र देखे ही क्या है समझ जाता है। तो भाषा का प्रयोग क्या है? समझना शुरू। इसमें जैसे मैं लिख देता हूँ, न्याय हो गया, सहानुभूति हो गया, सहानुभूति, ईमानदारी हो गया,
ईमानदारी, ठीक है, या लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है, इनको क्या है अमूर्त रूप से समझना शुरू कर देता है, अमूर्त रूप से। तो आइकॉनिक में क्या था, चित्र देख रहा था तो मूर्त रूप से देख रहा था, ठीक है, मूर्त चित्र थे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अमूर्त से चीजों को क्या कर देगा, समझना शुरू कर देगा। जैसे कोई गणित के सूत्र है, पहले तो वो 2 + 3 वगैरह ये सीख रहा था, यहाँ पे क्या सीख जाएगा, जैसे x + y है बराबर z होता है, ठीक है, या फिर जो आइंस्टीन वाला है E = mc² हो गया, ठीक है। तो ये जो समीकरण वगैरह हैं या संकेत हैं, इनको समझ कर क्या है मतलब चीज़ों को हल करना शुरू कर देता है। और अब है ना वो यहाँ पे क्या करेगा, कंकड़ या सेब गिनने की मतलब जो आइकॉनिक में गिन रहा था उनकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप कह सकते हो संकेत समझने लग जाएगा, जैसे रोड होता है, ठीक है, तो रोड पे स्टॉप का जो साइन है, स्टॉप साइन, ठीक है, या फिर अन्य कोई साइन है तो उनको समझ जाएगा। या जैसे वो जा रहा है, ठीक है, बच्चा क्या है, जा रहा है, तो जैसे कोई कार आई तो कार ने क्या बजाया, हॉर्न बजाया, ठीक है, तो हॉर्न सुनते ही वो क्या, साइड में हो जाएगा। ये क्या है, संकेतों को ही समझना है, ठीक है, कि हॉर्न बजने पर साइड हो जाना चाहिए। तो ये किस में आ जाएगी, सिंबॉलिक में आती है। अब हम बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। अच्छा, तो वाइगोत्स्की रशियन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्होंने वो जैसे संज्ञानात्मक विकास में जो सामाजिक कारक है, क्या है, सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर, और वो भाषा, ठीक है, इसको क्या है महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। और जो इनका ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक थ्योरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, संज्ञान विकास सिद्धांत की सामाजिक और सांस्कृतिक थ्योरी भी बोलते हैं। अच्छा, अब इनकी कुछ बुक है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, हालांकि बुक पे प्रश्न बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। तो एक तो आ जाएगी थॉट एंड लैंग्वेज, ठीक है, THOUGHT, थॉट एंड लैंग्वेज, ठीक है, ये अपने 1934 में आती है, ठीक है। और एक और है जो काफ़ी बड़ा नाम है, प्ले एंड इट्स रोल इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो प्ले एंड इट्स रोल ऑफ नहीं रोल इन मेंटल मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, प्ले एंड इट्स रोल इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ये 1935 की। अच्छा, और तो कोई मेरे ध्यान में नहीं है। तो अब बात करते हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मेन मतलब क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, ठीक है, अपने को उस पर ध्यान देना है। तो एक तो इनका ZPD आता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं, एक वहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। एक जो सीखने का जो स्तर है, जिसमें मतलब विकास के जो स्तर हैं, जैसे वास्तविक विकास का स्तर हो गया, उसको बोलते हैं लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी LAD, क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एक होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, LPD हो गया, ठीक है। एक ZPD हो ही गया, हमने बात की थी। एक और होता है ZAD, यानी जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनकी बात करेंगे हम, इन चारों की, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक जो इन्होंने टर्म दी थी MKO की, मोर नॉलेजेबल अदर्स, अन्य ज्ञानवान जो लोग हैं उनकी उनकी बात करेंगे, ठीक है। और एक जो इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग है, ठीक है, उनकी बात की। और उसके अलावा जैसे एक स्कैप होल्डिंग का भी आता है,
स्केप फोल्डिंग, जिसको मचान या ढांचा बोलते हैं, ठीक है, उसकी बात करें। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक मैं चित्र बनाता हूँ, उससे समझ जाना आप। ठीक है, व्हाट आई कांट डू, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, विद हेल्प, ठीक है। अच्छा, इसमें आ गया व्हाट आई कैन डू, यानी अब देखो, ये है व्हाट आई कैन डू, यानी मैं क्या कर सकता हूँ अपनी क्षमता पर, क्या है अपनी, मतलब जो जो उस बालक की क्षमता है, ठीक है, बालक की खुद की जो क्षमता है उस पर वो क्या कर सकता है, ठीक है, वो क्या है, ये है, इसको बोलते हैं, मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ZAD, क्या बोलते हैं, ZAD, यानी जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, क्या है, जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, यानी प्राप्य विकास का क्षेत्र, क्या बोलते हैं, प्राप्य, ये जो उसने क्या अचीव कर रखा है उसके क्षमता के आधार पर वो क्या कर सकता है, तो प्राप्य विकास का क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, ये अंदर वाला तो आ गया क्षेत्र, क्या आ गया, क्षेत्र। अच्छा, ये इसकी बाहरी सीमा है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्तर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस पर, ये है अपना लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, क्या है, LAD, यानी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं अपने जो वास्तविक विकास का स्तर, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्चुअल यानी वास्तविक, वास्तविक विकास का स्तर, ठीक है। अच्छा, फिर ये आ गया व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, यानी मैं मतलब औरों की मदद से या दूसरों की हेल्प कर कर क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, अंदर वाला ये क्षेत्र आएगा, क्या आएगा, क्षेत्र। देखो, अंदर वाला क्षेत्र आया पहले, फिर ये किनारे वाला क्या आया, स्तर आया, फिर ये क्षेत्र आएगा, फिर स्तर आएगा, ठीक है। तो क्षेत्र इसको बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र, क्या बोलते हैं, संभावित है विकास का क्षेत्र, यानी ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, अब इससे बाहर निकलते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा मिटा देता हूँ, अब ये आ गया किनारे वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाएगा जो मतलब ये तो संभावित विकास का क्षेत्र था, तो ये क्या हो गया, संभावित विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, LAD, सॉरी LAD नहीं, लेवल ऑफ LPD,
लेवल ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया। इसको बोलते हैं संभावित विकास का स्तर। ठीक है, तो ये मेन है लेव वाइगोत्स्की का जो दिया हुआ है। इसमें जैसे हम बात करते हैं कि वाइगोत्स्की ने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो एक क्या है, अंतर व्यक्ति के सामाजिक परिस्थिति है, यानी इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, और मतलब इसी परिस्थिति में ही होता है। ठीक है, और जो सामाजिक वातावरण में उपस्थित जो लोगों से अंतःक्रिया मतलब जो करते हैं लोग हैं, वो क्या करता है कि उनकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले इन्होंने एलएडी की बात की, जो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। तो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है कि ये वो स्तर होता है जहाँ तक कि वो मतलब बिना किसी की हेल्प के या बिना किसी की मदद के कोई कार्य वो कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। फिर आता है अपना जो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट है। ठीक है, वो क्या होता है, तो उसमें क्या है कि बालक है वो मतलब जो सार्थक और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनकी सहायता से जो मतलब प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो इन दोनों स्तरों के बीच का अंतर होता है, मतलब एक तो जो उसका खुद का लेवल है और एक जो दूसरों से वो हेल्प लेता है, तो उनके बीच का जो क्षेत्र है ना वो क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी संभावित विकास का क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा, एक मैंने बताया था जो एमक्यू टर्म का यूज हुआ था, इसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल है अदर्स। ठीक है, अन्य ज्ञानवान व्यक्ति। तो इसमें क्या है कि जो उस क्षेत्र में अन्य जो ज्ञानवान व्यक्ति है उनके उनको किसकी संज्ञा दी गई है, मोर नॉलेजेबल अदर्स की, या उस क्षेत्र में जो विख्यात या आप बोल सकते हो कि प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ठीक है, उनके बारे में। अच्छा, तो अब हम बात कर चुके हैं। ठीक है, भी वो खुद के दम पर क्या कर सकता है। ठीक है, और खुद के दम पर जो वो कर सकता है अपने क्षेत्र में, उसको तो बोलते हैं प्राप्य विकास का क्षेत्र। क्या बोलते हैं, प्राप्य विकास। अच्छा, खुद के दम पर करने का उसका लेवल है, उसको बोलते हैं वास्तविक विकास का स्तर। क्या बोलते हैं, वास्तविक विकास। अच्छा, दूसरों की हेल्प वो लेता है, मदद लेता है। ठीक है, उसका वो क्षेत्र क्या कहलाता है, संभावित विकास का क्षेत्र। और कहाँ तक वो दूसरों की मदद ले सकता है, वो क्या है, संभावित विकास का स्तर। ठीक है, और जो अन्य प्रसिद्ध लोग हैं उस क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोलेजेबल अदर्स। ठीक है, अच्छा, अब हम एक बात और करते हैं, इनकी एक टर्म और आती है स्केप फोल्डिंग। क्या आती है, इसको बोलते हैं मचान या ढांचा। क्या बोलते हैं, ये जो मचान या ढांचा है वो मतलब अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। मतलब ब्रूनर ने माना था कि जब बच्चा कोई नई चीज सीखता है तो जो शिक्षक या माता पिता द्वारा है उसको अस्थायी मदद दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, स्केप होल्डिंग। और स्केप होल्डिंग मुख्यतः किसके द्वारा दिया गया था, ब्रूनर के द्वारा। याद रखना ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अस्थायी सहारा दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम छत नया मकान बनाते हैं। ठीक है, तो छत लगाने के लिए उसके नीचे सहारा देते हैं ना, वो अस्थायी होता है 4-5 दिन के लिए। ठीक है, उसको भी हम मतलब मचान या ढांचा बोलते हैं। तो ये हो गया स्केप होल्डिंग। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास में जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की वो जो संज्ञानात्मक विकास में एक तो भाषा, क्या हम भाषा और चिंतन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। सापिर प्रीमेक, बर्नस्टीन, ब्रूनर, बेंजामिन वोर्फ। ठीक है, उनकी हाइपोथेसिस है जो, वो सब पढ़ेंगे हम। और जो एस्किमो वाला और अंग्रेज वाला जो बर्फ वाला व्यक्ति है, उनका प्रयोग। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो भाषा और चिंतन की बात आती है।
और डिबेट भी पढ़ेंगे कि भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या चिंतन महत्वपूर्ण है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं, पियाजे ने क्या बोला, ठीक है, वो सब बात करेंगे। वाइगोत्स्की ने क्या बोला, ब्रूनर ने क्या बोला, सब बातें करेंगे। बेंजामिन वोर्फ ने क्या बोला, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि वाइगोत्स्की ने है वो संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को भी क्या है मतलब मेन साधन माना है, ठीक है। और उनका मानना था कि जो छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा क्या है कि भाषा का उपयोग केवल जो सामाजिक इंटरेक्शन या सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता, जबकि इनका उपयोग है वे अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यवहार को भाषा और चिंतन के माध्यम से जो व्यवहार का निर्देशन होता है ना, सॉरी, व्यवहार को निर्देशित ही बोलना, ठीक है, व्यवहार को निर्देशित, ये जो व्यवहार को निर्देशित करते हैं ना, ठीक है, इसके लिए मतलब हम बात करते हैं, जैसे एक शब्द आता है सेल्फ रेगुलेशन, क्या आता है, हमने पढ़ा था ना, बच्चा है वो अपने मतलब खाने पीने का समय या नींद का निर्धारण है, उसके समय का मतलब नींद के समय का और खाने पीने के समय का निर्धारण कर लेता है, वही सेल्फ रेगुलेशन होता है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन। तो ये टर्म यहाँ पे भी आती है, ठीक है। अच्छा, तो जो सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो भाषा का उपयोग है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए, यानी ये तो आप वाइगोत्स्की ने बोला कि बच्चे हैं वो भाषा और चिंतन का उपयोग व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, और सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो भाषा का उपयोग किया गया, ठीक है, इसको जो वाइगोत्स्की है उन्होंने मतलब इनर स्पीच इसकी संज्ञा दी, ठीक है। इसको बोलते हैं आंतरिक आंतरिक भाषण, इनर स्पीच, ठीक है, या इसको प्राइवेट स्पीच भी बोल देते हैं, प्राइवेट स्पीच, ठीक है, निजी संभाषण भी बोलते हो, निजी संभाषण, ठीक है। तो ये किसने बताया, अपने वाइगोत्स्की। अच्छा, वाइगोत्स्की का ये भी मानना था कि बच्चों में जो अधिक से अधिक जो प्राइवेट स्पीच है, मतलब बच्चे हैं वो अधिक से अधिक प्राइवेट स्पीच का उपयोग करते हैं, ठीक है, और वो सामाजिक रूप से मतलब बच्चों की जो अपेक्षा है, उन बच्चों की अपेक्षा में वो ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि दक्ष होते हैं जो ऐसे संभाषण का उपयोग नहीं करते, ठीक है। तो प्राइवेट स्पीच को जो मतलब महत्वपूर्ण माना है किसने, वाइगोत्स्की, ठीक है। तो आज हमारा हो गया मुख्य मुख्य संज्ञानात्मक, हम आगे भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी अपने बाकी के सिद्धांत आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।